नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है मेरा प्यार तुम ही हो रेवती। इस कहानी के 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये 9वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस 9वें पार्ट को शुरू करते हैं। खाना खाकर हरिराम और उसका बापू अपने घर चले गए थे और सुखराम आंगन में बिछी चारपाई पर आराम करने लगा था। राम जी सबसे अलग पशुओं के आहते के बाहर टहल रहा था। चमेली भाभी ने पास जाकर कहा, राम जी, आसमान में क्या ढूंढ रहा है? अब तो चांद ला दिया तने। उसने तू रात भर देख या दिन में, कोई रोकने टोकने वाला ना है। पर चांद पर जोर जबरदस्ती उछल कूद करके उसका रंग रूप बिगाड़ना अच्छी बात ना है। तेरी अपनी चीज़ है, रस ले लेकर चाट। एक ही बार में छत्ते का सारा शहद निचोड़ लेने से तो वो बेजान हो जाएगा। मक्खियाँ बेचारी एक दो के डंक मार के आखिर छटपटा के दम तोड़ देंगी। तू पढ़ा लिखा और समझदार है, तने कुछ कहन सुनन की ज़रूरत ना है। उंगली भर भर के मक्खन चाटेगा तो स्वाद भी लगेगा और कई दिन तक चल भी जाएगा। और एक बार में हांडी फोड़ देगा तो न मक्खन मिलेगा और न स्वाद। बाकी तेरी मर्जी है, सोच लिए देवर। ऐसी सुथरी चावेगा तो सब कुछ देकर भी फेर ना मिलेगी, चमेली ने कहा और उसका कान खींचकर मुस्कुराती हुई अपने घर चली गई। राम जी काफ़ी देर तक गली में घूमता रहा। वह सोच रहा था कि उसने रेवती के साथ गुस्से में जोर ज़बरदस्ती कर जानवर जैसा व्यवहार किया है, पर जवाब न देने के कारण ही मजबूर होकर उसने सब किया। नहीं तो इतनी सुथरी बींदनी पाके तो वो खुद को खुशनसीब मान रहा था। मैंने तो प्यार से ही बात की थी, उसका नाम ही तो पूछा था। नाम पूछना क्या गुनाह है? नाम तो उसका मन ने भी बेरा था, पर खुद उसके मुंह से नाम सुनने की मेरी इच्छा का उसने कोई जवाब ही ना दिया। रूप का ऐसा भी के गुमान कि अपने पति के बार बार पूछने पर भी बिज्जू का बन के बैठी रहे। मैं कोई ऐरा गैरा तो नहीं, उसका घर वाला, उसका मालिक हूँ। जवाब तो उसने देना ही चाहिए था। कोई तो गड़बड़ है, उसने मेरी किसी भी बात का कोई जवाब क्यों ना दिया। रूप का घमंड भी नौजवान पति सामने देख के मोम हो जावे है। सबके अपने सपने और इच्छा भी होवे है। मैंने जब प्यार से बात शुरू करी तो उसने भी प्यार से ही जवाब देना चाहिए था, पर रूप के घमंड में वो ये भी भूल गई कि उसने खुशी देने वाला मैं ही हूँ। आखिर मेरा भी मान अपमान है। मैंने समझ ना आता कि इसके पीछे वजह क्या है। एक बार फिर प्यार से बूझ लेता हूँ कि उसने किस बात की नाराज़गी है या मेरे से कुछ और की उम्मीद थी। कुछ देर तनाव में निराश भटकने के पश्चात राम जी ने रेवती के साथ किए दुर्व्यवहार पर खेद व्यक्त करने का निश्चय किया। इस विचार से ही उसके दिल में बहुत शांति और उत्साह उत्पन्न हुआ। गली में खुलने वाला घर का बड़ा दरवाज़ा बंद करके वह अंदर आया। उसके माता पिता आंगन में सोए हुए थे। वह दबे पांव भीतर चौक में पहुंचा। अंदर सभी कमरे बंद थे, डिबरी की रोशनी तक नहीं थी कहीं। उसने इधर उधर देखा। चौक के बाहर खुले आंगन में भी सन्नाटा था और उसके माता पिता गहरी नींद में बेसुध सोए हुए थे। वह बिना आवाज़ किए उत्साहपूर्वक सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंचा। सुनसान छत पर भी मौन पसरा था। चौबारे का दरवाज़ा आधा खुला था। वह सांस लेके दरवाजे में गया, खुला दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने खुली खिड़की के पास पलंग पर रेवती सो रही थी। वह जूते उतारकर उससे बचता हुआ पलंग पर लेट गया। खुली खिड़की से चांद की दूधिया रोशनी रेवती के चेहरे पर मचलता उसका सीप जैसी बंद पलकों की को खुलने का निमंत्रण देता प्रतीत होता था। उसके माथे पर चमकती बिंदी चांद का मुंह चिढ़ाती हुई नजर आ रही थी। नाक का अग्रभाग हीरे समान चमक रहा था। राम जी उसके साथ लेटकर उसके गुलाबी गाल पर उभरा खुद के दांतों का नीला पड़ा निशान देखने लगा। होठ के नीचे का बायां भाग खून जमने से विकृत हो गया था तो किसी विकराल मधुमक्खी समान चिपका हुआ था। तकिए पर काली बदली सदृश फैले उसके खुले बाल गोल मटोल दूधिया चांद को घेरे हुए से जान पड़ते थे। वह उसकी मोहनी सूरत को अपलक देखता रहा। उसे स्वयं से गलानी तथा पश्चाताप हो रहा था। उसने गाल पर पड़े निशान को हल्के से स्पर्श किया, लेकिन कटे भाग पर खून जमकर सूखे में दरार पड़ी जमीन सा सख्त हो गया था। निशान पर हल्के स्पर्श मात्र से ही वह तिलमिला उठी। राम जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। बहुत दर्द हो रहा है कि थोड़ा सा घी गर्म करके लगा लेती। पाछे मने भी घना दुख हुआ।
तने मेरी बात का जवाब तो देना चाहिए था। तेरी सहेलियां ने देखा होगा तो बहुत बुरा लाग्या होगा। किसी ने कुछ कहा कि रेवती साची कहूँ तू मने बहुत अच्छी लागे है। मेरा मन करे है कि मैं तने खूब प्यार करूँ, पर तू भी तो मेरा साथ दे। तू माँ और भाभी के साथ साथ ही जिम ली, कह देती कि तू मेरे साथ ही जिमेगी। तने अपने हाथ से कोर खवाण ने मेरा मन तरस है कि अपने हाथ से मने खवाण की तेरी इच्छा ना होती के। तू पेट भर के जिम तो ली ना। चमेली ने टिंडसी का सालन बहुत ही बढ़िया बनाया था, मने तो बहुत स्वाद लग गया। 10 साल में वह सब सीख गई। तो भी तावड़ी तावड़ी सब सीख ले, फिर हम दोनों खेत वाले घर में जाकर अपनी मर्जी से रहेंगे, खुद बनावेंगे और रल मिल के खावेंगे। पहाड़ी पर बने उस घर में हमने रोकन टोकन वाला कोई ना होगा, बस तू और मैं। रेवती तू चलेगी ना मेरे साथ? तेरा कुछ दुख है के? तने कुछ चाहिए कि? तने मेरे से नाराज़गी है? छोरी तने तकलीफ़ की है? रेवती देख, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। मैंने आज तक अपने माँ बापों की इतनी मनोहर ना करी है। मैंने मेरी मर्जी से सब कराया है, किसी लाट की कभी परवाह ना करी। मैं तेरे सामने अपने अधिकार की बात कर रहा हूँ, पर तेरी समझ में ही ना आ रही। आखिर बार बार बूझ रहा हूँ, तू मेरा साथ देगी कि नहीं? तो ठीक है, तू तेरा धर्म हट में ही पटरानी बनी बैठी रहे, मैं मेरी इच्छा पूरी करके ही रहूँगा। मेरा साथ देगी तो तन्ने भी ज़िंदगी का स्वाद मिलेगा, नहीं तो तू रोती रह। मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार ना कर सके। जय कहीं लाग जूग जावे तो मने दोष मत दइए। उठ खड़ी हो। तने रात भर रेवती कसमसाती रही, सिसकती छटपटाती रही। वासना का पिशाच तांडव करता रहा। रात के सन्नाटे में विवश चांदनी भी मौन धारण किए थी। थक हार कर तारे छिप गए और पक्षी चहचहाने लगे। पशुओं के रंभाने से मनुष्य भी हरकत में आए और दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो गई। गृहिणियाँ झाड़ू बुहारी चूल्हा चक्की में लग गई और मर्द सानी पानी दूध दूहने बैल संभालने खेत खलिहान में जाने लगे। सूर्यदेव भी अपनी सुनहरी किरणों के साथ धरा के जीवों में शक्ति सामर्थ्य सौभाग्य भरकर गतिमान करने लगे। रेवती मुंह अंधेरे उठकर नीचे आ गई थी। उसने चूल्हे में आग जलाकर पानी की हांडी उस पर रखकर चौक में बुहारी निकाली और दिन भर का कूड़ा कचरा समेटकर कोने में इकट्ठा कर दिया। सासू माँ उठकर अंदर आई। बहू ने उसके पैर दबाए तो वह भी बूढ़ सुहागण होने और दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देकर बाहर चारपाई पर बैठे पति के लिए गर्म पानी का लोटा भरकर आंगन में आ गई। मुंह धोकर ससुर दिशा मैदान के लिए खेतों की ओर चले गए। सासू माँ दिनचर्या में व्यस्त हो गई। रेवती ने गर्म पानी बाल्टी में उड़ेला और हांडी भरकर फिर चूल्हे पर रख दी। वह अपने कपड़े और बाल्टी का पानी उठाकर नहाने चली गई। सासू माँ ने पीढ़े पर बैठकर दही बिलोना संभाला। 2 भैंसों का 12-15 सेर दूध बिलोने में भी काफ़ी ताकत लगती थी, लेकिन बिलोने और रोटी बनाने का काम उसने नौकरों पर कभी नहीं छोड़ा था। बाकी सब काम नौकर ही करते थे। खेतों का काम पशुओं को संभालना, उनको सानी पानी और दूध निकालना। गौ माता का दूध केवल पीने के लिए प्रयोग किया जाता था। बहू नहा धो और कपड़े बदलकर चूल्हे के पास आ गई थी। ससुर भी दिशा मैदान से निवृत्त होकर लौट आए थे और स्नान करके आंगन में चारपाई पर बैठे थे। बहू ने चूल्हा संभाल कर सबके लिए रोटियां पका दी। सासू माँ एक थाली में 2-3 गर्मा गर्म रोटियां और एक कटोरी में दही डालकर पति को दे आई। सासू माँ बाल्टी में गर्म पानी डालकर नहाने चली गई थी और जाने से पहले उसने बहू को भी दही के साथ रोटी खाने के लिए कह दिया था, लेकिन वह चूल्हा समेटकर अपने कमरे में आ गई। राम जी चौबारे में ही बेधड़क सो रहा था। सासू माँ स्नान करके लौटी तो बहू सोई हुई थी। वह अच्छी तरह समझती थी कि रात भर जागने के बाद नींद तो आती है और शुरू के दिनों में तो कुछ ज़्यादा ही नींद आती है। फिर उसके लिए काम भी कौन सा पड़ा हुआ है। जब बेटा लंबी तान कर सो रहा है तो बहू को भी आराम की ज़रूरत है। बल्कि यह तो सुबह सवेरे उठकर और नहाने धोने के बाद रोटी भी पकाकर खाकर सोई है। यह तो समझदारी की बात है कि ज़्यादा बोलने की बजाय वह चुपचाप अपना काम ख़त्म करके सोए तो किसी को बुरा न लगता। वह खाना खाने बैठी तो चमेली आ गई और वह इधर उधर नज़रें घुमाने के बाद उसके पास बैठ गई। उसकी आंखें शायद रेवती को ढूंढ रही थी। सासू माँ ने उसकी जिज्ञासा भांप कर कहा, रेवती सुबेरे तावड़े उठ गई थी और मुँह अंधेरे ही नहा धोकर झाड़ू बुहारी कर ली। मैंने दूध बिलोया, इतने में उसने रोटी भी पका दी।
राम जी का बापू जिम के खेतों में चले गए। मेरे वास्ते उसने नहाने का पानी भी गर्म कर दिया था, तो मैं उसने जीवन की कह के नहाने चली गई। शायद रात भर की नींद होगी, इस करके वो अपने कमरे में जाकर सो गई। तू रोटी खाई के? ना खाई है तो दही के साथ खा ले। ना, मैं तो जिम जूट के आई हूँ। माँ बापू रोटी खा के दोनों पौड़ी में बैठ गए और तुम्हारा बेटा भी जिम के उठ गया था, तो 2-4 बासन मैंने मांज के धर दिए। तुम्हारा बेटा अपने काका के साथ खेत पे चला गया, फिर मैं ठाली बैठी किए करती, इस करके मैं आ गई। हाँ, तने भी कौन सा खेत में जाना था, ठीक करा तू आ गई। अब तो तेरी सहेली आ गई है, दोनों बैठ के खूब बतलाओ। 4 जन की रोटी पकाण में के देर लागे है। आज तो सवेरे रेवती ने ही रोटी पका दी कि फुर्ती करी छोरी ने। मैंने दूध बिलोया, इतने में तो उसने रोटी पका के सारा काम खत्म कर दिया। सासू ने सहर्ष बताया। हाँ काकी जी, मैंने बताया था ना, छोरी बहुत कमेरी है। माँ के घर सारा काम इसने ही संभाल रखा था। सुबह उठ के झाड़ू बुहारी, फिर कुएं से पानी भर के लाना। मोमबत्ती काकी ने टीम से रोटी पका तो ली तो ठीक, नहीं तो काका काकी रात की आधी बची खब्बासी रोटी और छाछ रावड़ी खा के काम पर चले जाते। दोपहर की रोटी रेवती पका के ले जाया करती। खेत में आती तो बोझ भी उठा लाती। रात को रावड़ी खिचड़ी दलिया छोरी बना के रखती। पर चमेली, अपने तो करने जोगा कोई काम ना है। मन करे तो रोटी सब्जी बना ले, नहीं तो मैं हूँ हट्टी कट्टी काम करने वाली। बस दोनों हंस बोल के राजी खुशी रहें। मन और कुछ ना चाहिए। राम जी का स्वभाव गर्म है, उसने ना तो सबर है और ना ही संतोष। मार पिटाई और काटने खाने का काम तो मैंने बहुत बुरा लगा है। काकी मर्द की जात और औरत का दुख दर्द ना समझे, बस जोश जोश में दुखी कर मारे है। कितना बड़ा चक्कर छाप दिया छोरी के गाल पे, निचला होठ काट दिया, सोने वर्गी छोरी का रूप बिगाड़ दिया। सुथरी है, देख के मन में हिलोर उठे हैं, पर अच्छी लागे तो के कच्ची ही खा जावे। छोरी का चेहरा देख के मैंने तो बहुत दुख होया। गांव बगड़ की सारी छोरियां और मोमबत्ती काकी लंबी सांस खींच के रह गई। छोरिया ने गीत के मिस सुनाया तो बहुत, राम जी ने, जय इंसान हो तो सब समझ जावे। चमेली, दुख तो मन भी बहुत होया, पर करा के जा सके है। तू भाभी है, तू ही उसने समझा सके है। हम तो बात करते अच्छे ना लागते। हाँ, उसने समझाऊंगी मैं। जे छोरी ने इस तरह रोज़ काट काट के खावेगा तो या एक दिन के जी पावेगी। इस तरह तड़पा रहा है तो 2-4 दिन में मर जाएगी, फिर क्या करेगा। भला भला बोल चमेली, भगवान छोरी की ताती हवा भी ना लागण दे। मारी भी उम्र उसने लगा दे। कभी उसने देखा ही कि है, उसकी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है। 2-4 बालक भी हो जावें, उसका लाड़ चाव कर लें तो आत्मा ने कुछ शांति मिलेगी। अभी तो उसके हाथा की मेहंदी भी ना उतरी है। सीधा साधा बोड़ा छोरा ने भगवान जाने के भूत बढ़ गया उसमें। काकी, ब्याह के बाद मर्दा में भूत ही बढ़ जावे है। तुम्हारे बड़े बेटे ने कौन सी कसर छोड़ी थी। मैं किसी तरह झेल गई, नहीं तो कोई और होती तो या तो कुआं झीरा में डूब के मर जाती या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाती। वो दिन याद करके मेरी तो आत्मा काँप उठे है। और अब यही हाल राम जी ने रेवती का करे है। मैं उसने अकेले में बैठ कर समझाऊंगी कि खुद के कांटा भी चुभ जावे तो कितना दर्द होवे है। औरत तो जिंदगी भर दुख दर्द ही सहती रहवे है, पर मर्द ने उसका कुछ ना सी दिखे है। सच्ची बात है, औरत की पूरी ज़िंदगी कष्ट में ही बीते है। बेटा, इसका कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा, नहीं तो छोरी भीतर ही भीतर घुटती रह जाएगी। जब से आई है मैंने उसकी आवाज़ ना सुनी है, बस सिर झुका के जो कहो वो कर देवे है। हंसना बोलना तो शायद ये मायके में ही छोड़ आई। तू उसके कने बैठ के बूझ, बोल बतला। उसने उदास देख कर मेरा तो मन घबरावा है। अब गले पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ेगा, रोने झींकने से तो पीछा छूटने वाला ना है। मैं इसने भी हिम्मत रखने की सलाह दूंगी और राम जी ने भी इंसानों जैसा व्यवहार करने की और अपनी बींदड़ी समझ के प्यार प्रेम से निभाने की बात कहूँगी। जब छोरी चुपचाप भीतर ही भीतर घुटती रही तो सबने ही परेशानी होगी। अभी उसने सोण दे, उठ जावे तो ऊपर चौबारे में ले जाइए, तेरी बात ज़रूर समझ जावेगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर में फिर आऊँगी। चमेली अपने घर चली गई तो वह लेटकर सोचने लगी। ससुराल में रहते हुए रेवती को 2 महीने बीत गए थे, लेकिन उसकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। सुबह जल्दी उठकर झाड़ू बुहारी करना,
चूल्हा जलाकर गर्म पानी करके एक हांडी गर्म पानी रख देना, खुद नहा धोकर रोटी बना के बैठ जाना। सासू माँ या चमेली के सामने गूंगी बहरी बनकर बैठी रहना, ना किसी से कोई बातचीत और ना ही किसी से कोई शिकवा शिकायत, केवल सिर झुकाकर बैठे रहना और कोई पास ना हो तो सो जाना। कुछ दिनों से उसे खांसी आने लगी थी। दोपहर में जो सब्जी घर में हो बना के खाना बना देना, सांझ को तो खाना बनाना और बर्तन मांजकर छत पर चली जाना। राम जी ने उसे आज तक हंसते नहीं देखा। उसका चेहरा हमेशा भावहीन ही नजर आता था। राम जी ने अब उसका बोलना बतलाना भी बंद कर दिया था। खाने के समय वह घूंघट में ही एक रोटी खाकर उठ जाती थी। दूध घी की तरफ उसने कभी देखा तक नहीं। वह सोचती, दिन भर में एक रोटी खा ली तो जिंदा रहने के लिए बहुत है। दूसरे महीने वह गर्भवती हो गई, लेकिन उसे न कोई सुखी और न ही कोई गम। खांसी में आराम नहीं हो रहा था। गांव के हकीम से दवा देकर भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ था। सासू माँ गर्भवती बहू को घी दूध खिलाने का प्रयास करती, लेकिन खांसी में चिकनाई का सेवन वर्जित था। चमेली के सुझाव पर उसे कुछ दिन माँ के घर छोड़ा गया, लेकिन रेवती दिन दिन कमज़ोर होती जा रही थी। सासू माँ ने झाड़ फूँक का सहारा लिया, ओझा ताबीज बनाकर उसके गले में डाला गया, लेकिन उसकी खांसी ठीक होने की नाम नहीं ले रही थी। आखिर सास ससुर इलाज के लिए उसे शहर लेकर गए। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गई है, जो छूत की एक बहुत ही खतरनाक रोग है। रोगी को छूने और साथ रहने से औरों में भी फैलता है। घर में सबको हिदायत दी गई कि बींदनी के पास कोई नहीं जाएगा। उसके कपड़े और खाने पीने के बर्तन अलग कर दिए गए। हरिराम ने चमेली को भी उसके पास जाने से मना कर दिया था। सासू माँ भी उसके पास जाने से कतराने लगी थी। उसने छत पर जाना छोड़ दिया और रेवती को छत पर गुसलखाने में ही नहाने और अपने कपड़े धोकर सुखाने की सलाह दी। नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने का काम एक खेत मजदूर को सौंप दिया गया। जयरामपुर की शान रेवती दौलतपुर में अछूत होकर रह गई थी, लेकिन उसे सुकून था कि वह अब बिना किसी से बोले बतलाए खुद से और अपने MK से एकांत में खुलकर मिल सकती है, उससे बात कर सकती है। एक बार घर वालों ने छुपकर चमेली छत पर गई, किंतु वह दूर से उसकी हालत देखकर लौट आई। रेवती का स्वस्थ सुंदर सुडौल शरीर कंकाल मात्र बनकर रह गया था। क्षय रोग ने उसका समस्त रूप लावण्य विलुप्त कर दिया था। रात को राम जी छत पर जाने लगा तो माँ ने चिल्लाकर कहा, अरे राम जी, तूने कितनी बार समझा दिया, पर तू ना समझे बेटे कि आज फिर पी के आया है। रेवती ने सुना तो खुश होकर बैठ गई। पीके का इंतज़ार करने लगी। रेवती को पहाड़ी वाले पुराने मकान में पहुंचा दिया गया था। घर का कोई सदस्य वहां कम ही जाता था। राम जी को भी समझा बुझाकर और बीमारी का खतरा बताकर रोकने का प्रयत्न किया गया था, किंतु वह चोरी छिपे मौका देखकर रेवती के पास पहुंच जाता था और एकांत में इच्छा पूरी करके लौट आता था। उसके आसपास खेत मजदूरों के कच्चे पक्के घरौंदे जैसे ऊबड़ खाबड़ घर बसे थे। उन्हें ही रेवती को जब तब खाना पहुंचाने का काम सौंप दिया गया था। पिछले 6 महीने से रेवती सुनसान एकांत में अपने MK के इंतज़ार कर रही थी। कितनी ही बार लोगों ने कहा कि MK आया है, लेकिन वह आज तक उसे देख नहीं पाई। वह कब आया, कब गया, क्यों आया, और आया तो उससे मिले बिना ही चला क्यों गया? क्या उन्होंने झूठ कहा था या उसने सुनने में कोई भूल कर दी थी? यह तो हो नहीं सकता कि वह आए और उससे बिना मिले लौट जाए। उसे विश्वास है कि उसका MK ऐसा कभी नहीं कर सकता। यदि अब की बार MK आया तो वह खुद भागकर उसे पकड़ लेगी। वह इसी भ्रम में पड़ी सूखती जा रही थी। सबरी के श्री राम की तरह वह MK की बाट जो रही थी, लेकिन समय इतनी निर्दयी और क्रूर भी हो सकता है, यह उसने कभी सोचा तक नहीं था। समय ही इंसान को शिखर पर पहुंचाता है और वही उसे मिट्टी में मिला देता है। संध्या तक महाराजा दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम के राज्याभिषेक में खुशी में प्रसन्नचित्त तथा आनंदित थे। उसी उमंग से प्रफुल्लित वे अपने प्रिय रानी कैकेयी के भवन में गए थे, किंतु समय ने करवट बदल ली थी और उन्हें अपनी मान मर्यादा और वचन पालन के लिए राम को वन गमन का अति क्रूर निर्णय लेना पड़ा, जिसने उन्हें राज सिंहासन से उठाकर मृत्युशैया तक पहुँचा दिया। समय जगत में सबसे क्रूर दानी महान गति न जाए सके जिसकी मानव दानव भगवान। सुबह उठकर राखी बाहर आंगन में आई तो देखकर दंग रह गई। रेवती के सूखे पत्ते सूख कर झड़ गए थे और उसकी शाखाएं मुरझाकर नीचे लटक गई थी।
वह घबरा कर अंदर भागी। उसने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी को विश्वास नहीं हुआ कि वह उसी समय उसके साथ आंगन में आई। सूखती जा रही रेवती को देखकर उसका हृदय उमड़ पड़ा। वह निराश हताश किसी अनिष्ट की आशंका से उसके पास बैठकर सोचने लगी। पति भी इसी उलझन में थे कि 10-12 साल से बच्चे की तरह बढ़ते पेड़ को अचानक क्या हुआ कि वह सूखने लगा। 10-12 दिन से धीरे धीरे रेवती के सूखते जाने से वे दुखी और परेशान थे, लेकिन समस्या का उन्हें कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ तक उनका मस्तिष्क सोच रहा था, उन्होंने पूरे पेड़ को और आसपास मिट्टी की जांच करवाई कि कहीं किसी खतरनाक रसायन का तो प्रभाव नहीं है। वैसे उनके घर में किसी ऐसे व्यक्ति का आना जाना भी तो नहीं है। 15 दिन पहले एनसीसी में एमके की घनिष्ठ सहयोगी एवं मित्र दीप्ति जरूर आई थी, लेकिन वह तो उसकी शुभचिंतक और परम हितैषी है। उसे पेड़ से क्या दुश्मनी हो सकती है। राखी खाना खाकर सो गई थी, लेकिन उसके माता पिता देर तक इसी विषय पर चर्चा करते रहे। एकाएक मेन डोर की घंटी बजी। इस समय कौन हो सकता है, पति ने सोचा और उठने लगा, किंतु पत्नी ने उन्हें उठने से मना कर दिया और स्वयं बाहर जाकर दरवाज़ा खोला तो साल भर बाद लौटे बेटे को देखकर वह खुश हो गई। बेटे को कलेजे से लगाकर वह आंगन में आई, लेकिन एमके के हरे भरे चिकने पत्तों में जवान हुई रेवती के स्थान पर मृत प्राय सूखे ठूंठ को देखकर भौचक्का रह गया। वह तो इस साल उस पर आम लगने की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन इस पर आम तो क्या पत्ते तक नजर नहीं आ रहे हैं। इसे क्या हुआ मम्मी, एमके ने आश्चर्य और दुख से पूछा। क्या बताऊं एमके, हमें तो अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अच्छी भली हरे हरे चिकने पत्तों से लहलाती रेवती को ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन पहले अचानक ही एक रात से आधे से ज़्यादा पत्ते झड़ गए। सुबह राखी उठकर आंगन में आई थी। वह घबराई सी दौड़कर मेरे पास किचन में आई और बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाहर आकर देखा तो मैं भी हैरान थी। तेरे पिताजी ने चारों तरफ घूमकर भी देखा, जड़ों के आसपास की मिट्टी को सूंघकर और फैलाकर ध्यान से देखा, लेकिन न तो किसी जहरीली दवाई का प्रभाव नजर आया और ना ही तने और टहनियों में ऐसा कुछ दिखा। हमने सोचा तेज हवा चलने से या मौसम बदलने से पत्ते झड़ गए होंगे, लेकिन एक सप्ताह में तो सारे पत्ते गिर गए और टहनियाँ मुरझा कर लटक गई। यह तो सचमुच ही चिंता का विषय है। 12 साल से लगातार बढ़ती आ रही रेवती अचानक सूख क्यों गई। पतझड़ में सब पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, लेकिन बसंत में फिर नए पत्ते आते ही हैं, और यह तो बसंत में सूख रही है। मैं तो उम्मीद लेकर आया था कि इस साल इसके मीठे मीठे आम खाने को मिलेंगे। हाँ, हमें भी उम्मीद थी, लेकिन इस पर बोर लगने से पहले ही यह सूख कर ठूंठ हो गई। ऐसा लगता है इसे किसी की नज़र लग गई है और बेचारी पर जवान होते ही बुढ़ापा आ गया। 15 दिन पहले तेरी वो मीठे आम लाने वाली एनसीसी की दोस्त आई थी। वह भी इसे फलते फूलते देखकर बहुत खुश हुई थी और इसके मीठे आम खाने की को बहुत उतावली थी। उसने कहा और उसके साथ ड्राइंग रूम में आ गई। कौन? एनसीसी की दीप्ति, एमके ने पूछा। हाँ वही, बहुत अच्छी लड़की है। तुझे कैसी लगती है? अच्छी चुस्त है। गांव के लोगों की बिना किसी लालच मन लगाकर खूब सेवा की उसने। जिंदा दिल और हंसमुख लड़की है। शायद उसका भी सिलेक्शन हो गया है। उसने कुछ बताया? नहीं बताया तो कुछ नहीं, लेकिन काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। तेरे बारे में पूछ रही थी कि कब आने वाला है, लेकिन हम उसे क्या बताते। हमें कहाँ मालूम था कि तू कब आने वाला है। चलते समय ज़रूर कहकर गई है कि वह आए तो मुझे बताना। उसने फिर आने के लिए नहीं कहा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो उसका घर जानता है ना? मुझे कैसे पता होगा, हम तो सेंटर में ही मिलते थे। कैंप में हम ज़रूर साथ गए थे, लेकिन मुझे वापस आना पड़ा था। ज़्यादा बातचीत का समय भी नहीं था। मिलने में कोई हर्ज नहीं है। तेरे पापा को उसका स्वभाव देखकर बहुत खुश हुए। शायद वे कुछ और ही सोच रहे थे। मुझे भी लड़की अच्छी लगी थी। राखी तो उसकी दोस्त भी बन गई। अच्छी बात है, अच्छे लोगों से मिलकर खुशी ही होती है। वह दीवान पर लेट गया। उसका ध्यान फिर आंगन में मुरझाई खड़ी रेवती पर गया। वह सोचने लगा, क्या यह उसके जीवन में अचानक हुई किसी दुर्घटना का संकेत है? उसका मन उचाट हो गया और वह रेवती से मिलने को बेचैन हो उठा। सुबह के 4 बजने वाले थे। वह दीवान पर ही सो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। सफ़र की थकावट और घर में आते ही सूखती रेवती की चिंता से दुखी उसे अर्ध चेतना में एहसास हुआ कि बस्ती से दूर किसी खंडहर जैसे मकान में पेड़ की तरह सूखती रेवती अपनी बाहें फैलाई घुटी हुई सी आवाज़ में उसे बुला रही है।
वह उठ नहीं सकती और एम के अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा है। यह कैसा पूर्वाभास है। एम के हड़बड़ाकर उठा और बहुत देर तक सोचता रहा। उसने फैसला किया कि वह सुबह होते ही रेवती से मिलने उसके गांव जाएगा। वह बाहर आकर आंगन में टहलने लगा। रेवती को देखकर उसे छटपटाहट हो रही थी। एकाएक वह उससे लिपटकर बदहवासी से उसे चूमने लगा। उसे महसूस हुआ कि वह मरने से पहले उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह सुन नहीं पा रहा कि वह क्या कहना चाहती है। उसके होठ तो हिल रहे हैं किंतु आवाज़ नहीं निकल रही। सुबह नाश्ता करके एम के एनसीसी के सेंटर जाने के लिए अभी घर से कुछ दूर ही निकला था कि उसे अचानक से दीप्ति आती दिखाई दी। वह उसके घर का पता जानने के लिए सेंटर जा रहा था, लेकिन वह घबराई और परेशान नजर आ रही थी। सामने आकर उसने परंपरानुसार न तो सैल्यूट किया और न ही जय हिंद, बल्कि एक घनिष्ठ मित्र की तरह उसके सामने हताश खड़ी हो गई। हाय दीप्ति, कैसी हो? मैं तो फिट हूँ, लेकिन रेवती रेवती क्या क्या हुआ रेवती को? उसने उसे बाहों में पकड़कर व्यग्रता से पूछा। रेवती की हालत बहुत ख़राब है एम के सर। हालत ख़राब है मतलब? क्या हुआ उसे? बहुत बीमार है, सूख कर कांटा हो गई है। कल जयरामपुर की एक लड़की अपने पति के साथ किसी काम से शहर आई थी। उसने मुझे पहचान लिया। रेवती की सहेली, वही चिमटी मुझे कल बाजार में मिली थी। उसने बताया कि उनके गांव की सबसे सुंदर रेवती सख्त बीमार है। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए आ न सकी। अब सुबह सुबह यही बात आपके मम्मी पापा को बताने मैं आपके घर आ रही थी। अच्छा हुआ आप ही मिल गए, दीप्ति ने बताया। दीप्ति, मैं रात को ही जामनगर से लौटा हूँ। हमारे आंगन में खड़ी रेवती भी सूख कर ठूठ हो गई है। उसे देखकर मैं तो हैरान रह गया। रात मुझे पूर्वाभास हो गया था कि उसके साथ कुछ अनिष्ट हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे घर पर का पता पूछने सेंटर जा रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। क्या तुम मेरे साथ जयरामपुर चल सकती हो? मैं तो कहीं भी चलने को तैयार हूँ, लेकिन रेवती अब जयरामपुर में नहीं है। शादी के बाद वह दौलतपुर अपने ससुराल में है। बीमारी के इलाज के लिए उसे माता पिता के पास छोड़ा गया था, लेकिन वहाँ उसे कुछ आराम नहीं हुआ तो वापस ससुराल चली गई। वह कहीं भी हो, लेकिन मैं उससे जल्दी से जल्दी मिलना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। ठीक है चलो, आओ मेरे घर पर बताकर हम आगे चल पड़ेंगे, दीप्ति ने कहा। एम के बहुत परेशान था। वह तो उड़कर ही रेवती के पास पहुंच जाना चाहता था, लेकिन चाहने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता। दीप्ति ने नाश्ता भी नहीं किया था, बस उठते ही समाचार देने के लिए निकल गई थी। दीप्ति की मम्मी ने दोनों को खाने के लिए दिया, किंतु एम के ने मना कर दिया। वह तो घर से नाश्ता करके चला था। दीप्ति ने नाश्ता किया तथा सेंटर में जाकर इंचार्ज से गांव में बीमार के लिए एम्बुलेंस भेजने का निवेदन किया। उनके पूर्व सेवा भाव से कुशल निष्पादन से अभिभूत कर्नल सुबेर सिंह ने एक महिला रोग विशेषज्ञ के साथ एम्बुलेंस ले जाने की अनुमति दे दी। दोपहर तक वे जयरामपुर पहुंच गए। पता चला कि रेवती की शादी तो एमके के मामा के बेटे रामजी से हुई है। तो वह असमंजस में सोचने लगा कि वह उसकी मान मर्यादा का उल्लंघन कैसे करे। लेकिन घर की बड़ी बहू चमेली ने बताया कि रेवती के पति ने उसके साथ बहुत ही घिनौना व्यवहार किया था, इसलिए वह इस घटना से पीड़ित तथा आहत होकर बीमार हो गई थी। लेकिन उसके बाद किसी ने उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी। वह चुपचाप पति का अत्याचार सहा करती थी और अंदर ही अंदर घुटती रही, जिससे उसे टीबी हो गई। सास ससुर की इच्छा ना होते हुए भी अन्य सदस्यों को भी यह रोग ना हो जाए, उसे पुराने घर में छोड़ दिया गया। उसे खाना पानी देने वाले मजदूर ने बताया कि 2 दिन से उसकी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए सब लोग आज वहाँ गए हैं। वे तो चाहते हैं कि वह अपनी जानलेवा बीमारी के साथ ही मर जाए, ताकि उनका इकलौता बेटा और वे चिंता मुक्त होकर जी सकें। एमके को सुनकर बहुत दुख हुआ कि इनकी वजह से रेवती को इतना कष्ट झेलना पड़ा, और अब ये इनकी देखभाल करने और उसका इलाज करवाने की बजाय उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। कितने निर्दयी लोग हैं। उसे यह जानकर और भी ज़्यादा दुख हुआ कि उसके परिवार ने अपनी मनपसंद रेवती को दूसरे घर की बहू बनते देखकर भी प्रतिकार क्यों नहीं किया। वे चमेली को एम्बुलेंस में साथ लेकर उनके पुराने घर पहुंचे। दोनों ओर ऊबड़ खाबड़ खंडहर नुमा टीलों पर बसे घरौंदे, जिनके बीच की खाड़ी में मरे जानवरों की सड़ांध मारते कंकालों की बदबू से सड़ते माहौल में उसकी प्यारी रेवती को मरने के लिए छोड़ दिया था। वह कुछ दूरी पर खेत में बने मकान पर पहुंचा। उसके मामा मामी और उसका बड़ा भाई भी वहां मौजूद था।
एम के को वहाँ देखकर मामा ने उसे पहचाना और खुशी से उसका सिर पुचकार कर उसे चारपाई पर बैठाया और उसके माता पिता का हाल समाचार पूछा। मामी ने भी घूंघट में से ही अपनी ननद और भांजी के बारे में पूछा। मामी ने पूछा, मुन्ना फौज से बहुत दिन में से छुट्टी मिली के? राम जी के ब्याह में भी ना आ पाया तू? हाँ मामी जी, फौज का काम ही कुछ ऐसा है, जल्दी से छुट्टी नहीं मिल पाती। आप सब नया घर छोड़कर यहाँ जंगल में क्यों आ गए? के बतावा मुन्ना, राम जी की बींदनी ने बहुत ही खतरनाक बीमारी है। शहर भी लेके गए थे पर डॉक्टर ने बताया कि साथ रहने वाला के भी यह बीमारी हो जावे है। इस करके इसने पुराने घर में छोड़ रखा था, पर इसकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ गई। जब से ब्याही आई है बोली ही ना है। माने लागे बींदनी बीमारी साथ ही लेके आई थी। बेचारा राम जी की तकदीर ही खोटी थी कि उसके पल्ले बीमारी की पोटली बंध गई, मामी ने बताया। तो क्या आपने पहले नहीं देखा था कि वह बीमार है? देखने में तो घनी ही सुथरी है, पर भीतर का के पता पड़ा है कि भीतर के है। राम जी को भी पता नहीं चला कि वह बीमार है। उसने कभी नहीं बताया आप लोगों को। उसने तो आज तक उसकी आवाज़ ही ना सुनी। घना ही जोर लगाया कि वह बोले। प्यार से बात ना बनी तो गुस्से में डराया धमकाया, थप्पड़ चटेका भी मार दिया, पर उसने मुंह ना खोला। मेरे साथ जनाना डॉक्टर है, उसे दिखा लेते हैं, एमके ने कहा। देखना दिखाना के है बेटा, तुम शहर में सब कर सको हो, तू इसने ही साथ ले जा। पैसे टके की ज़रूरत पड़े तो बता दियो। हजारों खर्च करके छोरा का चाव से ब्याह कराया था। हम सब्र कर लेंगे कि किसी जन्म का कर्जा बाकी था, वो हमने उतार दिया। इसके फेर में पड़ के हम अपना इकलौता बेटा भी ना गंवा बैठे। तू पढ़ा लिखा समझदार है, शहर के लोगों से जान पहचान है, कोशिश कर लिए बच जाए तो। इसके माँ बापों के घर छोड़ाइए, भगवान तेरा भला करेगा। मतलब कि आपको बहू चाहिए ही नहीं, लेकिन मैं ही बीमारी का घर अपने साथ लेकर क्यों जाऊं? मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। देखने परखने की ज़रूरत ना है। छोरी तो बिलोरी मूरत वर्गी है, पर ऐसी मूरत किस काम की जो घर ही उजाड़ दे। तुम शहरी लोग हर चीज़ का इलाज जानो हो, तुम्हारे माँ बापू भी सब कुछ जाने समझे हैं। तुम इसने संभाल लोगे, पर म्हारे बस का ना है। राम जी भी इससे भर पाया। घर मोहल्ले में आपकी इज्जत आबरू और रुतबा है, लोग क्या कहेंगे? बात तो तेरी साची है, पर जब मौत ही सिर पर नाच रही हो तो इज्जत आबरू और रुतबा के चाटना है। कह देवेंगे इलाज खातिर शहर में भेजी थी, पर भाग में ना थी, भगवान ने अपने कने बुला ली। हम किसी तरह लोगों को समझा बुझा देवेंगे, पर तू इसने ले जा बेटा। ठीक है, मामा के बेटे की जान बचाना मेरा फ़र्ज है, मैं सोचता हूँ। एमके ने फैसला किया और सामने की चट्टान पर आकर बैठ गया। वह काफ़ी देर तक एक के बाद एक सिगरेट फूंकता रहा, फिर उठकर एम्बुलेंस के पास आ गया। दीप्ति ने कहा, क्या हुआ एमके सर, बहुत देर लगा दी, किसके पास गए थे? कोई ख़ास बात नहीं है, मेरी पहचान के लोग थे, मिलकर आया हूँ। हम रेवती को साथ लेकर ही जाएंगे, डॉक्टर चेकअप करके बता देंगी कि उसे पहले अस्पताल लेकर जाएं या घर पर। चलो। चमेली ने सुना तो रेवती के पास जाकर जोर से बोली, एमके सर आया है, और उस घर की ओर दौड़ पड़ी। रेवती ने सुना तो एकाएक उठकर लड़खड़ाती हुई बाहर आई। क्यों झूठ बोले चमेली, तुम सब तो रोज़ ही कहो कि एमके आया है, पर मैंने तो आज तक ना दिखा। वह बोलती बोलती काफ़ी आगे बढ़ गई थी। एमके दीप्ति और लेडी डॉक्टर के साथ उधर ही आ रहा था। उसे देखकर वह जहाँ की तहाँ बुत बनकर खड़ी हो गई। एमके उसके और करीब पहुँचा तो उसने बाहें फैलाकर कहा, एमके सर, मेरा एमके, मनोज कुमार एमके। उसने आंखें बंद कर ली। एमके ने आगे बढ़कर उसे अपनी बलिष्ठ बाहों में भरकर यहाँ वहाँ सब जगहों से पागलों की तरह चूमना शुरू कर दिया। चमेली को अब समझ में आया कि वह किस एमके की बात कर रही थी। यही तो हाथ में आम पकड़े गाड़ी में पीछे उसके साथ बैठा था। वह अपने देवर राम जी को ही उसका एमके समझती रही। सभी राम जी को पूछते थे, एमके आया है, पर आता था उसका देवर राम जी। तो दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।